नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, वो भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, तो सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, आपको एक अंतिम प्रयास करना है। जो भी स्टूडेंट जिनकी भी तैयारी अच्छी है वो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, ताकि उनको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, जो उनको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोग। चलते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस शॉट ये है, इसको सॉल्व कराएंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, ये मैंने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है। ये मैंने जो टीजीटी पीजीटी का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था, उसमें ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप सबने कमेंट तो नहीं किया, लेकिन आप सबको कमेंट करना चाहिए। उससे ये होता है कि अगर आप गलत आंसर भी देते हैं तो मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई करके उसको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं लंबे समय तक। तो दोस्तों, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है: अनुवांशिक व्यक्ति, निर्वाचित व्यक्ति, मनोनीत और संवैधानिक। तो देखिए, आपको पता है कि अनुवांशिक व्यक्ति नहीं होता है, ठीक। अ, अब मैक्सिमम लोग निर्वाचित प्रतिनिधि और संवैधानिक प्रधान में कंफ्यूज थे। मनोनीत व्यक्ति भी, ये भी काट लेंगे, आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे आप इसको, ऑप्शन को। अब देखिए, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान, तो राज्य का प्रधान कौन होता है? आपको पता है कि राज्य का प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रधान होता है। निर्वाचित जो प्रतिनिधि होता है वो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। और आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। अगर प्रश्न में पूछा होता कि वास्तविक प्रधान कौन है, तब आप निर्वाचित प्रतिनिधि मानते और आपका आंसर सही होता। लेकिन इसने सिर्फ पूछा है कि राज्य का प्रधान कौन होता है, तो संवैधानिक प्रधान होता है। अगर राज्य स्तर पर देखेंगे तो राज्यपाल, और केंद्र स्तर पर देखेंगे तो राष्ट्रपति उसका प्रधान होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चलते हैं, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए दोस्तों, प्रशिक्षित स्नातक नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट ये दो है। इसको मैं जल्दी से आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और जो आंसर मैं एक दो सेकंड, 2-3 सेकंड बाद ही बताऊंगा, तो आप लोग अपने आप को जज करिए और अपनी तैयारी को आकलन करिए कि अभी 1-1.5 हफ्ते का समय है, तो आप अभी अपने को बेहतर और करिए। देखिए किस सेक्शन का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, वहां से आप और थोड़ा सा मेहनत करिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। चलते हैं हम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है। तो आपको बताना है कि निर्वाचन के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत ये व्यवस्था की गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। न्यायिक सक्रियता संबंधित है, इसको आपको बताना है। जो न्यायिक सक्रियता है ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका संबंधित है, जनहितवाद से संबंधित है, न्यायिक पुरलाकों से संबंधित है, या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो न्यायिक सक्रियता है ये जनहितवाद से संबंधित है। जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, जो मतलब उसे जो जनहित, यानी कि जो जिससे ज्यादा लोगों का भला होता है, उससे जो संबंधित वाद होता है, वही न्यायिक सक्रियता होता है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने न्यायिक सक्रियता के तहत ये मामला उठाया है, ये मामला अपने संज्ञान में लिया है। तो ये जनहित वाद से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। यानी कि
आप चार ऑप्शन दे दिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इसको याद कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो किसके वर्णन में, तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। इसका राइट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। बस आपको याद कर लेना है कि ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार मौलाना अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ये अल्पतंत्र के रूप में थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा बाकायदे, पूरा लिख के मैं आपको समझा दूंगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट कर चुका है, तो आप इसको इसको एकदम याद कर लीजिएगा। और ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस से लेके जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब में पूछा जाता है। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सरकारीय जो आयोग है वो केंद्र राज्य संबंध के संबंधित रिपोर्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, संविधान सभा के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। आपको बताना है कि संविधान के जो भाग 4 में 4A में जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या है ऑप्शन नंबर सी, 11 उसकी संख्या है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। आप ये सब अनुच्छेद पूरा याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल अधिकार तो पूरा याद ही कर लीजिएगा, जितने मूल अधिकार से संबंधित हैं वो सब याद कर लीजिएगा। और कुछ जो मेन मेन आर्टिकल होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, उसको भी याद कर लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपको बताना है, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। ये आपको अधिकार देता है कि सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपका ही मन नहीं करेगा। ये बस आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कम कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है ऐसा। और अब बताना है, इससे पहले जो उम्र थी मतदान की वो 21 वर्ष थी। और ये जो संशोधन किया गया था 1988 में किया गया था, ये आप याद रख लीजिए, 1988 में ये संशोधन किया गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था। आपको पता होगा पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था, आप कमेंट करके बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इसका आंसर पता है तो कमेंट करिएगा। और इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको। चलिए बता देता हूँ, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था, और गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। ये भी बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास ये भी उन्होंने लिखा है। गीता रहस्य बहुत फेमस बुक है, बाल गंगाधर तिलक ये भी लिखा है। द ओरियन ये भी लिखा है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बाल गंगाधर तिलक ने सभी किताबें लिखी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये किताबों याद कर लीजिए, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गीता रहस्य। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, गीता रहस्य बहुत अच्छी किताब है, मौका मिलेगा तो इसको पढ़िएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वराज्य, स्वशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के लिए स्वशासन। इनका होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1915 में इसका मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल पार्टी कांग्रेस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको इसको देख के बताइए कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मैं इसका सिर्फ राइट आंसर बता रहा हूँ, बाकी अगर सही सब सही सुमेलित होगा, जो गलत है मैं उसको बता दे रहा हूँ। इसे देखिए, वरिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, ये गलत है। वरिंद्र कुमार घोष को जो फांसी की सजा हुई थी वो अलीपुर बम केस में हुई थी। ये ढाका षड्यंत्र अभियोग नहीं, ये हुआ था अलीपुर, अलीपुर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बम, अलीपुर बम केस में हुआ था, ठीक। ये ढाका षड्यंत्र अभियोग में नहीं हुआ था। और वरिंद्र कुमार घोष के बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए, इनका जो मतलब ये जो संबंध है मुख्यतः ये युगांतर पत्रिका से बहुत फेमस हो गए थे। युगांतर पत्रिका के संपादक थे। और ये जो युगांतर पत्रिका है ये अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित की जा रही थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। ये भी पूछता है। युगांतर पत्रिका जो है साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको आप याद कर लीजिए, साप्ताहिक पत्रिका थी। और अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित हो रही थी। अनुशीलन, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अनुशीलन, ठीक है, अनुशीलन समिति द्वारा ये चलाई जा रही थी, साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके संपादक थे वरिंद्रनाथ घोष। अब इसमें आपको मैंने बता दिया कि ये अलीपुर बम केस से संबंधित है, बाकी सभी आंसर सही है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ताकि अगर इससे मान लीजिए युगांतर सर्कुलर से संबंधित आता है तो आप याद कर लेंगे कि लाला हरदयाल है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका तारकनाथ दास है। तो ऐसे करके आप तैयारी हो जाएगी आपकी, अच्छी हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। और जेपी ने ही संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी थी। ये भी आप याद कर लीजिए कि संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित है, जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य ने। भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? यानी कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का किस किताब में समर्थन किया गया है, किस ग्रंथ में समर्थन किया गया है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनु स्मृति में राज्य का जो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है उसका समर्थन किया गया है। मनु स्मृति में राज्य का स्वरूप है, आपको बताना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। ये ये देखिए, मनुस्मृति राज्य का स्वरूप है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साव यवी। इसका मतलब होता है कि राज्य का स्वरूप इंसानों के बृहद स्वरूप से के समान होता है। और ये मनुस्मृति में मनु ने सावयवी के 7 अंगों का वर्णन किया है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्वामी आमत्य, मैं बोल रहा हूँ स्वामी आमत्य पुर, ये पुर है, राष्ट्र कोष, दंड और हृदय, ये
ये सात, ये सावे के सात अंगों का वर्णन किया है मनु महाराज ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए आप लोग। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम फिनिक्स था। ये दोस्तों, जो लोग भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप मतलब जिसके भी बेस्ट फ्रेंड उनको शेयर करें, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सब शेयर कर दें ताकि सबका भला हो सके। और आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने किए, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल की है? ये देखिए, जब मैंने इससे पहला प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, इससे इसी तरह रिलेटेड था। आपको बता दें इसका राइट आंसर है जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी एंजल और कार्ल मार्क्स की है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो आपको पता ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीगल ने। निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है, जाना जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर होगा कार्ल मार्क्स के रूप में। कार्ल मार्क्स का राइट आंसर होगा। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? 22 आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, मैं 1-2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ ताकि आप लोग अपने आप को जज कर सकें और अपने आप को चेक कर सकें कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंथम को सूकर दर्शन की संख्या दी जाती है। किसने कहा है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता जो है अतिशासन का विलोम है। राज्य क्वेश्चन नंबर 25, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये तो इजी क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स ने राज्य के वर्ग सिद्धांत को प्रतिपादन किया। 26 क्वेश्चन नंबर, किसने कहा कि निर्धनता अपराध है और क्रांति की जननी है? ये देखिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अरस्तु ने कहा है ये, कि जो आप इसमें बहुत लोग कार्ल मार्क्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसको अरस्तु ने कहा है 26 को, कि निर्धनता जो होता है अपराध है और क्रांति की जननी है। क्वेश्चन नंबर 27, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स। ये हॉब्स का संबंध सामाजिक अनुबंध से भी है, जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो यूनानी विचारक है उन्होंने न्याय के नैतिक पहलू पर ज्यादा बल दिया है। अगला प्रश्न है कि किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में रूसो को जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन हो जा रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 31, पाप्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। अ, यह किसका कथन है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आपको बताना है कि इसका जो संबंध है वो जीएच सेवाइन का है। जीएच सेवाइन ने कहा है कि हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभुता के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। तो ये
जीएस सेवाइनर ने कहा था इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? ये कमेंट करके बताइए इसको आप लोग कि अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था। क्वेश्चन नंबर 32 को आप लोग कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ये आपको सबको पता होगा, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं लगभग सभी स्टूडेंट को, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि इसकी जो फेमस पुस्तक है वो पॉलिटिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से लेवियाथन के लेखक कौन है? ये जो किताब, ये थॉमस हॉब्स की कृति है, लेवियाथन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? आपको बताना कि राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर-लास्की, और राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, और फिर अराजकतावादी मार्क्स बेंथम, और सर्वसत्तावादी हेगल बिरी हार्डी। आपको बताना इसमें कि राइट आंसर कौन सा है, किसका मिलान गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न के अनुसार अराजकतावादी मार्क्स बेंथम। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब सही है, ये गलत है। और अराजकतावादी जो है ये विलियम गार्डविन और प्रौद का है। मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, विलियम गार्डविन और प्रौद। ठीक, प्रौद, हाँ इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक देश में समाजवाद यह नारा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन ने यह नारा दिया था, एक देश में समाजवाद। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इस तरह की जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेडो रोक्को। इन्होंने कहा था कि जो फांसीवाद का सिद्धांत है वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। क्वेश्चन नंबर 38, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य, चार ऑप्शन दिया, आप लोग पढ़िए। किसी साध्य के लिए एक साधन है, स्वयं साध्य है, आंशिक रूप से साधन तथा आंशिक रूप से साध्य है, ना साधन ना साध्य है। तो उदारवादी जो सिद्धांत के अनुसार जो राज्य होता है वो साध्य के लिए एक साधन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का डी होगा, आपको पता होगा। इसके राइट आंसर है जॉन लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? तो जनमत का एक अभिकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगर नहीं समझ में तो फिर से एक बार देख के इन सब प्रश्नों का आंसर पता होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो संविधान करता है। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो भाषण की स्वतंत्रता बताइए, इसको आप सभी लोग कमेंट करिएगा। ये आसान क्वेश्चन है। भाषण की जो स्वतंत्रता होती है वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक होती है। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो देखिए वो प्रश्न आ चुका है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा।
तो संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अभी मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नंबर 63 कराया था वो पिछले सेट का था, तो उसमें मैंने बताया था जब वास्तविक सत्ता रहेगा तब आपको क्या मारना है, और जब सिर्फ सत्ता पूछेगा तब क्या मारना है। तो संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता जो निहित होती है ये होती है मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और मंत्रिपरिषद के अंदर ही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो आपको मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री में टिक नहीं करना, आपको मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जो भी रहेगा उस पर टिक करना है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री पर टिक नहीं करना है। अगर मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल नहीं रहेगा तब आपको प्रधानमंत्री में टिक करना है। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति है, यहाँ पे राज्यपाल होता या कुछ और कोई ऑप्शन दिया होता तो आप प्रधानमंत्री पे मार सकते थे, लेकिन जब मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद दिया रहेगा तब आप प्रधानमंत्री पर टिक नहीं करेंगे, आप राष्ट्र मंत्री परिषद पर टिक करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अध्यात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित है? तो आपको पता होगा कि अध्यात्मक जो प्रणाली है वो अमेरिका में लागू है, और अमेरिका में जो है वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत चलता है। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जस्टिस शब्द जस से निकला है, और जस का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? ये जस्टिस जो शब्द है जस से निकला है, ये लैटिन भाषा से संबंधित है। ये लैटिन भाषा के जस्टिसिया से संबंधित है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, जस्टिसिया से लिया गया है। ये जस्टिसिया लिखा हुआ है, जस्टिसिया लिखा हुआ है, और यहाँ से जस्ट लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना होता है इसका अर्थ। निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोधा का ये मानना है कि जो संप्रभुता है वो ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। क्वेश्चन नंबर 47, आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। आधुनिक राज्यों की स्थिति, ये प्रश्न है कि आधुनिक जो राज्यों की स्थिति है वो समूह बनाम राज्य की होती जा रही है, कथन किसका है? तो 47 का राइट आंसर होगा अर्नेस्ट बारकर, ये राइट आंसर होगा। अर्नेस्ट, मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, अर्नेस्ट बारकर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अर्नेस्ट बारकर का ये मानना है कि जो समूह बनाम राज्य की स्थिति आधुनिक राज्यों की बनती जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 48 पे। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, यह कहा है। तो 48 का आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो 48 का राइट आंसर है एच जे लास्की ने ऐसा कहा है कि राजनीतिक समानता वास्तविक नहीं हो सकती जब तक आर्थिक समानता ना हो। 49, यह किसने कहा कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी? ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि यदि स्वतंत्रता और विधि यानी कानून में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, और दोस्तों ये भी अर्नेस्ट बारकर ने कहा है ये भी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अधिकार वह दवा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 50, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बोशांके। ये बोशांके ने ये बोला है कि अधिकार वह दावा जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स हैं, आप सबको पता होगा। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी, जो समझौता का सिद्धांत, जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, वो ये मानता है कि जो स्टेट बना है वो जनता की इच्छा से बना हुआ, समझौता करके स्टेट की स्थापना की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार आ चुका है ये। आपको पता होगा कि ये प्लेटो का कथन है कि राज्य जो है व्यक्ति का विराट रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किसने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट नोजिक ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यानी जो स्टेट होता है वो इंडिविजुअल से पहले आता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु ने दिया था कि राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य के सावे सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लांचली और हर्बर्ट स्पेंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। वो मतलब विकास के परिणाम, ऐतिहासिक विकास का परिणाम माना जाता है। जो मानव संस्था होती है, जो मतलब राज्य को मानव संस्था माना जाता है और वो ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड स्टन को व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, द मॉडर्न स्टेट का रचयिता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता हो कि इसका राइट आंसर अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। आपको बताना कि स्वतंत्रता के बाद जो जिलाधिकारी होता है उसकी भूमिका में मुख्य रूप से परिवर्तन किस कारण से हुआ है? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो पावर होता है वो सिर्फ एक ही जगह केंद्रित ना होकर कई कई स्टेज में होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो भी विकेंद्रीकरण का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 62, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिक्स थ्योरी के लेखक हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जितनी भी बुक आपको, जैसे मान लीजिए इसमें 2-3 बुक मिली होगी, तो एक बुक का आप हेडिंग डालिए पॉलिटिकल साइंस बुक, ऊपर हेडिंग लिख लीजिए या जो भी आपको सुटेबल लगे लिख के, जितनी भी बुक है उसको एक 2-3 पेज में उसको समराइज कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन के वक्त बहुत आसानी होगी कि जो जो इंपॉर्टेंट बुक आप लिख लिए उसके आगे उसका नाम लिख लिए और फिर उसको आप एग्जाम में जाने से पहले एक दिन पहले आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा उसके लिए। चलते हैं, 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोम्बा, अल्फ्रेड कॉमन। इसके ये राइट आंसर है, इसका डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक यही है, कोम्बा। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का मॉडल बन सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये संघात्मक सरकार, क्योंकि इसमें जो स्टेट होता है उसको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाता है, ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, और ये संघात्मक सरकार ही ये विश्व मतलब राज्य स्तर का विश्व राज्य स्तर का मॉडल बन सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये 63 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिया हूँ
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसका जो मतलब 2 पार्ट अभी हो चुका है, मैं 3 पार्ट इसका कल तक पूरा अभी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप उसको कल तक देख के 2-3 बार देख के अपना रिवाइज कर लीजिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहिए।